हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमार जिसने अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर सत्य और शांति की खोज में ऐसा मार्ग दिखाया जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो यही मार्ग था बौद्ध धर्म का, जो भारत से एशिया तक कोने कोने तक फैला और करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। तो ठीक है, आज का हमारा लेक्चर बुद्धिज़्म के बारे में होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो ये वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स है इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। तो इसकी जो फिलॉसफी थी वो ओरिजिनेट जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी। इसको फाउंड किया था गौतम बुद्धा ने इन 6th सेंचुरी BC। इसने इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और फिलॉसफी में एक की रोल निभाया और इससे कई सारे क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब सोर्सेज की बात करें अगर, तो सोर्सेज इसमें कई तरह के हैं। जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज की बातें करें तो ये बुद्धिस्ट जो सोर्सेज हैं, त्रिपिटक, विनायक पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, उसके अलावा जातक टेल्स यानी जातक कथाएं भी हैं, जिनमें बुद्धा के प्रीवियस बर्थ और उनकी जन्म के बारे में कई सारी कथाएं मिलती हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर बात करें तो स्तूपास, चैत्यास, विहार्स, जो कि स्तूप है मेन सांची और भरौत में, ये सारे जो हैं ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। इसके अलावा अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो भी बुद्धिज़्म के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें देते हैं। अब गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जो बर्थ है वो 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि मॉडर्न डे नेपाल में है। एक शाक्य क्लैन में हुआ था। ये शाक्य क्षत्रिय क्लैन है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो कि कपिल वस्तु के रूलर थे। यानी कि काफ़ी नोबल फैमिली में इनका जो बर्थ हुआ था। और इनकी मदर का नाम महामाया था, जिनकी बहुत अर्ली मृत्यु हो गई थी। तो इनको जो बड़ा किया है इनकी मदर की डेथ के बाद, इनकी आंट या इनकी स्टेप मदर कह सकते हैं, महाप्रजापति गौतमी के द्वारा इन्हें पाला पोसा गया था। इनकी शादी यशोधरा से हुई थी, जो कि एक शाक्य प्रिंसेस थी। इनका एक बेटा हुआ यशोधरा से, जिसका नाम राहुल था। अब इन्होंने जो घर छोड़ा उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो इन्होंने 29 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया था सत्य की तलाश करने के लिए। अब अगर एनलाइटनमेंट की बात करें या ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई जब इनकी उम्र 35 साल की थी। और इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। इनके द्वारा जो फर्स्ट सरमन है वो सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जो सारनाथ है वो वाराणसी के पास है, स्थित है। अब इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी जो डेथ है वो 483 BC में हुई थी कुशीनगर में। तब इनकी एज जो थी वो कितनी थी? 80 ईयर्स के आसपास की एज थी इनकी। अब अगर बुद्धिज़्म की कोर टीचिंग की बात करें तो बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, यानी कि 4 सत्य हैं, जिनमें से पहला है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। सेकेंड, सफरिंग हैज़ अ कॉज डिज़ायर, यानी कि जो दुखों का कारण है वो है डिज़ायर। अभी तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है कि सफरिंग कैन बी एंडेड, सफरिंग का यानी कि जो दुख है उनका अंत किया जा सकता है। और चौथे पॉइंट का बात करें तो द वे टू एंड सफरिंग इज़ थ्रू द 8-fold पाथ। तो इनका कहना था कि दुख के निवारण का इन्होंने एक मार्ग दिया, जो कि अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अष्टांगिक मार्ग हम आगे डिस्कस करते हैं। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसमें इन्होंने 8 पॉइंट्स दिए। इनमें से पहला है राइट व्यू, यानी कि सम्यक दृष्टि। सेकंड है राइट इंटेंशन, यानी कि सम्यक संकल्प। थर्ड है राइट स्पीच, यानी कि सम्यक वाणी। चौथा है राइट एक्शन, यानी कि सम्यक कर्म। पांचवा है आपका राइट लाइवलीहुड, यानी कि सम्यक आजीविका। 6 जो है वो आपका है राइट एफर्ट, यानी कि सम्यक प्रयास। 7th है आपका राइट माइंडफुलनेस, यानी कि सम्यक स्मृति। और 8 है आपका राइट कंसंट्रेशन, या इसे सम्यक समाधि कहा जाता है। तो ये 8-fold पाथ इन्होंने दिए दुखों के निवारण के लिए। आगे देखें अगर, तो जो ग्रेट इवेंट्स हुए थे बुद्धा की लाइफ में उसको कुछ सिंबल्स से डिनोट किया जाता है, और कई बार ये सिंबल्स क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जो जन्म है उसका जो सिंबल है वो लोटस या बुल है।
अब दूसरा इनका महाभिनिष्क्रमण जो इन्होंने घर छोड़ा था उसको इन्होंने हॉर्स से डिनोट किया गया। निर्वाण की बात करें या एनलाइटमेंट की बात करें इनकी संबोधि, तो ये बोधि ट्री के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करें, जो इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन दिया, तो उसको व्हील के द्वारा डिनोट करते हैं। और महापरिनिर्वाण यानी इनकी डेथ की बात करें तो उसे स्तूप के द्वारा डिनोट किया जाता है। आगे देखते हैं। अब बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करें अगर, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदास को डिनाई कर दिया। इन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि जो अथॉरिटी चल रही थी उस टाइम वेदास की, उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने हर तरह के रिचुअल और सेक्रीफाइसेस का रिजेक्शन किया कि ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस की कोई नीड नहीं है। इन्होंने कर्म और रीबर्थ पे बिलीव किया, मतलब इनका मानना था कि पुनर्जन्म होता है और कर्म जो है वही मोक्ष का कारण बनता है। इनके अकॉर्डिंग जो जीवन का गोल है वो है अटेनिंग निर्वाणा, निर्वाण प्राप्त करना ही जो जीवन का उद्देश्य है। और निर्वाण क्या होता है? लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो निर्वाण यानी कि जो हिंदुज़म में एक तरह से कहा जाता है मोक्ष, उसे ही निर्वाण कहा जाएगा कि बर्थ और मतलब जन्म और मृत्यु की जो चक्र है उससे निकलने को निर्वाण कहा इन्होंने अहिंसा के ऊपर एम्फेसिस दिया, यानी कि वायलेंस को इन्होंने एम्फेसिस दिया कि नॉन वायलेंस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, वायलेंस करना बुरा है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स की अगर बात करें तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, जिसमें कि पहली काउंसिल जो थी वो राजगिरी में हुई थी 483 BCE में, जिसे महाकश्यप ने प्रेसाइड किया था। और ये किसके पैटर्नेज में हुई थी? अजातशत्रु के पैटर्नेज में हुई थी, जो हमने पढ़ा भी था पीछे। कंपाइलेशन की बात करें, अभी इसमें क्या क्या हुआ, टीचिंग्स को कंपाइल किया गया। सेकेंड काउंसिल क्या हुई थी? सेकेंड काउंसिल आपकी हुई थी फर्स्ट काउंसिल की बात करें तो इनकी पहली काउंसिल जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी 483 BC में, जिसको प्रेसाइड किया था महाकश्यप ने, मतलब अध्यक्षता की थी। और ये किसके पैटर्नेज में हुई थी? ये अजातशत्रु के काल में हुई थी। अब इसमें क्या हुआ, इनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया। अब सेकेंड काउंसिल की बात करें तो सेकेंड काउंसिल इनकी वैशाली में 383 BC में हुई थी। और ये किसके काल में? कालशोक यानी कि काकवर्ण के काल में हुई थी। अब इस सेकेंड काउंसिल में क्या हुआ, जो बुद्धिज्म है वो उसका डिवीजन हो गया। इनका डिवीजन हो गया था स्थविरवादिन्स और महासंघिकाज में इसका डिवीजन हो गया। थर्ड काउंसिल की बात करें तो थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्र में 250 BCE में हुई थी, किसके? अशोक के काल में। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कंपाइलेशन किया गया अभी धम्म पिटक का। और फोर्थ काउंसिल की अगर बात करें हम तो फोर्थ काउंसिल कश्मीर में हुई थी, जो कि कनिष्क के काल में हुई थी। और इसमें बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया 2 भागों में, हीनयान और महायान में। आगे देखते हैं। अब बुद्धिज़्म के सेक्ट्स के बारे में बात करें तो ये 3 तरह का बुद्धिज़्म देखा जाता है। पहला हीनयान। तो हीनयान में क्या करते हैं, हीनयान की जो टीचिंग है ये सिंपल लिविंग और फोकस करते हैं इंडिविजुअल पर। और इनकी जो लैंग्वेज है वो पाली है, ये स्प्रेड हुआ है श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में। इसमें मतलब मेन टीचिंग्स की बात की जाती है, बुद्धिज़्म और गौतम बुद्धा की टीचिंग पे जोर दिया जाता है। अब महायान की बात करें तो महायान के अकॉर्डिंग ये लोग बुद्धिज़्म में गौतम बुद्धा की पूजा करते हैं, उनको भगवान की तरह मानते हैं। और इसमें बोधिसत्व का कंसेप्ट चलता है। इनकी लैंग्वेज संस्कृत है और इसका जो स्प्रेड हुआ है वो चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान यहाँ पर हुआ है। अब वज्रयान की बात करें तो ये मैजिकल प्रैक्टिस, एक तरह का बुद्धिज़्म का तंत्र कह सकते हैं। अब ये तांत्रिक कंसेप्ट रहता है बुद्धिज़्म का। और वज्रयान के अंडर में ये बिलीव करते हैं मैजिकल प्रैक्टिसेस में, रिचुअल्स में और मंत्रास का यूज़ करते हैं। ये जो है ये तिब्बत और नेपाल में फ्लरिश हुआ है। आगे देखते हैं। अब स्प्रेड की अगर बात करें तो अशोक हमने अपने मॉडर्न एम्पायर के वीडियो में भी देखा था कि अशोका द ग्रेट जो थे, इन्होंने कई सारी मिशनरीज़ को भेजा था श्रीलंका, ये आपका श्रीलंका भी भेजा था, सेंट्रल एशिया भेजा था, ईस्टर्न एशिया भेजा था, साउथ ईस्ट एशिया भेजा था।
तो ये जो बुद्धिज़्म है ये पूरा स्प्रेड हो गया अक्रॉस चाइना, जापान, कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत और नेपाल। तो ये इसका स्प्रेड काफ़ी दूर दूर तक हो गया था। ये डिक्लाइन हो गया इंडिया में, क्यों? क्योंकि रिवाइवल हो गया था ब्राह्मणिज्म और राइज ऑफ भक्ति, भक्ति का राइज हो गया था। ब्राह्मणिज्म और ये जो वैदिक धर्म था इसमें इनकी जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इन्होंने सब में सुधार किया, जिसकी वजह से इंडिया में बुद्धिज़्म डिक्लाइन हो गया। इसके अलावा इंडिया में इसका जो डिवीज़न हो गया था सेक्ट्स में, वो भी इसका थोड़ा रीज़न रहा डिक्लाइन का। उसके अलावा इनके जो मोनेस्ट्रीज़ और जो स्तूप थे इनका काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया गया बाय इन्वेडर्स। तो जिस इन सब रीजंस की वजह से इंडिया में बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो गया। आगे आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो बुद्धिज़्म आर्ट का एकदम जीता जागता एग्जाम्पल है स्तूपास, जो कि सांची और भरूच में बहुत ही फेमस स्तूपास हैं। उसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाएं, वहाँ पे भी बुद्धिज़्म आर्किटेक्चर आपको मिलता है। चैत्य और विहार की बात करें, इन सब जगहों पर बुद्धिज़्म आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। बुद्धा की इमेजेस जो कि गांधार में है, मथुरा में है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये गांधार, ये बुद्धा आपने देखा है अभी तालिबान ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, काफ़ी बड़ी सी मूर्ति थी गौतम बुद्धा की, ये अफगानिस्तान में मिलती थी आपको। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे बुद्धिज़्म के आर्ट और आर्किटेक्चर के। अब लेगेसी की बात करें तो गौतम बुद्धा ने प्रमोट किया इक्वालिटी को, कंपैशन को, पीस को। इन्होंने पूरा शांति का संदेश दिया। इन्होंने इंस्पायर किया, बुद्धिज़्म ने इंस्पायर किया इंडियन आर्ट को, आर्किटेक्चर को और लिटरेचर को। और आज के ज़माने में ये मेजर वर्ल्ड का रिलीजन बन गया है, जिसने कि मिलियंस को इन्फ्लुएंस किया है। अब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का उदय लगभग एक टाइम पर ही हुआ था, लेकिन जैनिज़्म जो रहा वो सिर्फ इंडिया में सिमट करके रह गया, जबकि बुद्धिज़्म एक पूरा का पूरा ग्लोबल रिलीजन बन करके उभरा। अब कंक्लूजन की बात करें तो बुद्धिज़्म केवल एक रिलीजन की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बट ये सोशल और एथिकल मूवमेंट था। जिस टाइम पर भक्ति मूवमेंट नहीं स्टार्ट हुआ था, वेदास का जो ये वर्ण सिस्टम था वो जन्म में बंद गया था। जो वेदास की ओरिजिनल फिलॉसफी थी वो जैसे जैसे ख़त्म होने लगी, बुद्धिज़्म का उदय हुआ। जब जब भी समाज में किसी नई चीज़ की ज़रूरत पैदा होती है तो नई चीज़ और वहाँ से चेंज आता है। तो बुद्धिज़्म उसी चेंज का एक एग्जाम्पल है, जिसने कि ये ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को चैलेंज किया, कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और एम्फेसाइज किया मोरालिटी और विजडम पे। मतलब अपने सेल्फ के ज्ञान के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया, मोरालिटी पे एम्फेसाइज किया कि आप अच्छा करिए, आपके साथ अच्छा होगा। कर्म पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया। इवन टुडे द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इंस्पायर ह्यूमैनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। आज भी बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हैं वो इंस्पायर करती हैं पूरी ह्यूमैनिटी को। तो ये था आज का हमारा लेक्चर बुद्धिज़्म पर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।